बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम न्यू वीक स्टार्ट करेंगे बजटिंग के हवाले से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बजटिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन के हवाले से। ठीक है, और इसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजटिंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्ट एंड रिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बजट जो होता है क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बजट के डिफरेंट डिफिनीशन के मिलेंगे आपके पास। ठीक है, बजट हमारे पास एक प्लान को कहते हैं, प्लान फॉर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्रोजेक्ट में कोई एक रिसोर्स यूज़ नहीं होता, डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट रिसोर्सेज की कॉस्ट लेवल जो होती है या वैल्यू जो ऑफ द रिसोर्स होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना, और उसका एस्टिमेशन जो होता है जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो उस पूरे फुल एस्टिमेशन को हम प्लान कहते हैं, उसको प्लान करना पड़ता है। ठीक है, तो बजट को जब हम अच्छा, बजट जो होता है कॉस्ट का भी हो सकता है, कॉस्ट के लिहाज से भी हो सकता है, एक्सपेंसेस के लिहाज से भी हो सकता है, सेल्स के लिहाज से भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग हो सकता है। तो बजट इज़ अ प्लान फॉर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। ठीक है, प्रोजेक्ट रिसोर्सेज के लिए हवाले से तमाम कॉस्ट की एस्टिमेशन को हम प्लान एस्टिमेशन को के प्लान को हम क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। बजट एम्प्लाइज क्या होता है, एम्प्लाइज कंस्ट्रेंट। ठीक है ना, अब एक मैनेजर जो होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जब वो बजट या बजट रिसोर्सेज एस्टिमेट करता है तो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो क्या करता है, वो फेस करता है। कंस्ट्रेंट हमारे पास कुछ लिमिटेशन को कहते हैं जो आपकी कॉस्ट को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है ना, समझ आ रही ना, टाइम के लिहाज से हो, इवन कॉस्ट के लिहाज से हो या परफॉर्मेंस के लिहाज से हो, तो कंस्ट्रेंट डिफरेंट हो सकती हैं जो आपके बजट को इफ़ेक्ट करती है, आपके बजट एस्टिमेशन को इफ़ेक्ट करती है। दस इट इम्प्लाइज डेट द मैनेजर विल नॉट गेट एवरीथिंग दे वांट और नीड। मतलब ये है कि मैनेजर जो होते हैं, ठीक है, मैनेजर जब वो किसी प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करता है तो कहते हैं कि मैनेजर विल नॉट गेट एवरीथिंग दे वांट और नीड। मतलब जो होती है वो ज़रूरी नहीं कि वो जो चाहता हो, वो जिस तरह चाहता हो उसकी तरह हो, वो क्या हो एक्चुअली ही क्या हो, एक्चुअली कैलकुलेट हो। ठीक है, कंटिन्यू के बजट और प्लान फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू प्रोजेक्ट एक्टिविटी। या एक दोबारा डिफिनीशन है कि बजट आपके पास एक प्लान होता है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। फॉरकास्टिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जब हम फॉरकास्टिंग की बात करते हैं तो उसमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं, क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, और उसकी टाइम रिक्वायर्ड होता है व्हेन नीडेड, एंड उसकी टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। तो हम इसके ज़रिए क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, बजट बेसिकली हेल्प करता है टाइप प्रोजेक्ट टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, बजट क्यों की जाती है, ये आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को टाई अप करता है, आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप एक न्यू प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने का मकसद क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अर्न करना होता है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज करनी होती है। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करता है, अचीव करता है। ठीक है, तो उसके लिए बजट जो होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। बजट कैन बी यूज एज टूल टू अपर मैनेजमेंट टू मॉनिटर एंड गाइड प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो होता है, ये बेसिक हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि बजट जो होता है आपके लिए एज अ टूल आपके अपर मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। क्या अपर मैनेजमेंट की क्या करता है, के लिए जो होता है एक हेल्पफुल रहता है, जिसके ज़रिए उस आप अपने प्रोजेक्ट की क्या करते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं और गाइडेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एज अ टूल यूज़ किया जाता है बाय अपर मैनेजमेंट। ठीक है ना, ये हमारे पास बजट की बात हो रही है। बजट जो होता है, बजट फॉर एन एक्टिविटी आल्सो इम्प्लाइज मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर दैट एक्टिविटी। अब बजट के लिए जो होती है आपके पास जो होती हैं मैनेजमेंट सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है ना, आप मैनेजमेंट विदाउट मैनेजमेंट सपोर्ट आप अपने प्रोजेक्ट को, आप अपने बजट को कंट्रोल नहीं कर सकती। क्योंकि जब बजट जो होता है वो रिलेट होता है एक्टिविटीज़ के साथ। एक्टिविटीज़ जो होती हैं आप, और पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, और वो एक एक्टिविटी हो या कई एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट जो होता है आपके एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और एक्टिविटीज़ के लिए ही बजट को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, बजट को प्लान किया जाता है, तो उसमें मैनेजमेंट सपोर्ट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हायर द बजट रिलेटिव टू द कॉस्ट, हायर द मैनेजमेंट सपोर्ट, ठीक है। कि आपका फॉर एग्जांपल आप एक लार्ज प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो मेगा प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी हाई होगी, इसी तरह उसका बजट लेवल भी हाई होगा। तो उस हाई बजट को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट सपोर्ट, मैनेजरियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसमें हायर मैनेजरियल सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। द बजट इज, ठीक है, द बजट इज आल्सो अ कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है ना, सही है। अब कंट्रोल मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है, यहाँ पर कहें कि मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव कंट्रोल इन प्लेस दैट प्रोहिबिट एक्सीडिंग द बजट, सही है। उसमें कंपेरिजन आर अगेंस्ट द बजट, समझ आ रही है ना। अब कंट्रोल मैकेनिज्म में जो होती है, फॉर एग्जांपल तीन फॉर्म किया जाता है, तीन तरीक़ों से किया जाता है। मेजरिंग करना, ठीक है, कंपैरिजन करना एंड देन करेक्टिंग। अब ये पूरा एक साइकिल बन जाता है, ठीक है, जो आपके कंट्रोल मैकेनिज्म को डिफाइन करता है। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को, प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को मेजर करते हो, फिर उसको क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, एक्चुअल को प्लान के साथ कंपेयर करना, ठीक है, एंड देन करेक्टिव एक्शन लेना, समझ आ रही है। तो ये भी आप क्या बन जाता है, कंट्रोल मैकेनिज्म आपके पास आ जाता है, ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पर जो होती है कंपैरिजन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके जरिए आप क्या करते हो, बजट को कंट्रोल करते हो, सही है ना। द बजट सर्व एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो बजट आपके लिए एक स्टैंडर्ड होता है, एज अ स्टैंडर्ड आपको सर्व करता है, ठीक है ना। क्योंकि आप बजट में क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, ठीक है, और उस प्लान जब आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप अपने बजट के साथ क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, तो बजट आपके लिए क्या बन जाता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है। इट इज़ अ बेस लाइन फ्रॉम विच टू मैयर द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लेन यूज ऑफ रिसोर्सेज, समझ आ रही है ना। ठीक है, कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके क्या करता है, ये बजट ही आपको एक बेस लाइन प्रोवाइड करता है, जिसकी बेस पे आप अपनी एक्चुअल को एंड प्लेन रिसोर्सेज जो आपकी रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, और आपका जो एक्चुअल यूज़ होता है उसको आप कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंस मैयर कर सकते हो। बजटिंग प्रोसीजर मस्ट एसोसिएट रिसोर्सेज। जब भी हम बजटिंग प्रोसीजर की बात करते हैं, किस चीज़ के साथ रिलेट होता है, एसोसिएट होता है रिसोर्सेज के साथ। वो रिसोर्सेज जो आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, समझ आ रही ना। यूज विद अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल और द प्लानिंग कंट्रोल प्रोसेस बिकम यूजलेस, समझ आ रही ना। अगर आप उसको उसके मुताबिक क्या करें, एसोसिएट ना करें, तो आपका ओवरऑल प्लान जो होता है वो क्या हो सकता है, यूजलेस हो सकता है। तो बजट इज सिंपली द प्रोजेक्ट प्लान इन अदर फॉर्म, ये आपके प्रोजेक्ट प्लान कहलाता है, ठीक है। तो ये हम बजट की डिफिनीशन को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आते हैं एस्टिमेटिंग की तरफ। एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट बजट, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट बजट के लिए हमारे पास क्या होता है, इन ऑर्डर टू डेवलप बजट, जब हम बजट को डेवलप करने की बात करते हैं तो वी मस्ट फोरकास्ट व्हाट रिसोर्सेज द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं क्या क्या रिसोर्सेज हमें प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है ना। इसके अलावा फिर हमें बजट को डेवलप करने के लिए उस रिसोर्सेज से मुतालिक डिटरमाइन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच। क्या रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, मटेरियल के लिहाज से, लेबर के लिहाज से, मशीनरी के लिहाज से, इनपुट के लिहाज से, वट, तो उसकी हम क्वांटिटी रिक्वायर्ड हम मालूम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे व्हेन दे विल बी नीडेड, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी, कौन सी रिसोर्स आपको किस टाइम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। इसी तरह अंडरस्टैंड हाउ मच दे विल बी कॉस्ट, ठीक है ना। इसके अलावा फिर उसको अंडरस्टैंड करना कि आपकी ईच रिसोर्स की कॉस्ट क्या होगी, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल प्राइस इन्फ्लेशन, और साथ साथ प्राइस इन्फ्लेशन को भी देखना कि फ्यूचर प्रेडिक्टेबिलिटी, फ्यूचर के लिहाज से प्राइस की लेवल क्या हो सकती है, हाई हो सकती है, लो हो सकती है, ठीक है। उस प्राइस इफेक्ट को भी मैयर करना, ये तमाम क्या होती है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में यूज़ की जाती है। जब भी प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है, सॉरी, बजट डेवलप किया जाता है, तो इन तमाम चीज़ों को मैयर किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट बजट में। कहते हैं कि मोस्ट प्रोजेक्ट जो होता है, अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, लेबर हो सकता है, इक्विपमेंट होती है, कैपिटल होती है, ओवरहेड होती है, ये तमाम आपकी क्या है, ये तमाम आपके रिसोर्सेज बन जाती हैं। मटेरियल में फॉर एग्जांपल आपके पास मटेरियल क्या हो सकती है, मटेरियल में आपके पास सीमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लें तो मटेरियल में आपके पास सीमेंट हो सकता है, स्टील हो सकता है, सैंड हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। लेबर में आपके पास मजदूर हो सकता है, ठीक है ना, मिस्त्री हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसी तरह इक्विपमेंट्स जो होती हैं आपके पास, तमाम टूल्स हो गया, तमाम आप मशीनरी यूज़ करते हो, आपकी इक्विपमेंट बन जाती है। कैपिटल आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट, सरमाया जो होता है। ओवरहेड जो होता है आपकी एक्स्ट्रा इनपुट जो आप यूज़ कर रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा इनपुट जो होती है वो भी मैयर की जाती है, ठीक है।
प्लस आप अपनी तमाम चीज़ों को जब आप ये तमाम आपकी क्या बन जाती है, रिसोर्सेज बन जाती है, ठीक है। प्लस प्रॉफिट आप क्या करते हो, मार्जिन या प्रॉफिट जो होता है आप उसके साथ ऐड कर लेते हो, तो ये बराबर हो जाता है बिट के, ठीक है ना। बिट के मतलब है कि आपके पास ये तमाम मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट और कैपिटल ओवरहेड जो होता है ये रिसोर्स बन जाती है, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू बिट। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपके पास एक कॉस्ट जो है आप 100 कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, कि ओवरऑल कॉस्ट सपोज करते हैं कि आपके पास 100 है, प्लस आप 20% उस पर प्रॉफिट अर्न कर लेते हो, तो उसकी वैल्यू जो होती है 120 बन जाएगी। मतलब समझ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना, सपोज करते हैं, तो ये 120 जो होगा आपका प्रॉफिट जो होता है ये बिट कहलाता है। बिट रिसोर्सेज प्लस प्रॉफिट कहते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद द टास्क ऑफ फॉरकास्टिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग रिसोर्सेज जो होती है वो मेजर करते हैं, ठीक है। इसी तरह एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट बजट की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, लाइक एनी फॉरकास्ट दिस इंक्लूड सम अनसर्टेनिटी। जब भी हम फॉरकास्ट में बात करते हैं, ठीक है ना, फॉरकास्ट में हमने जैसे कहा कि जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा कि फॉरकास्ट में हम मटेरियल भी मेजर करते हैं, उसकी क्वांटिटी भी मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो तमाम जब भी हम फॉरकास्टिंग करते हैं तो ये इसमें अनसर्टेनिटीज जो होती है कहीं ना कहीं ज़रूर होता है, ठीक है ना। समझ आ रही है ना, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास जो होती हैं ये आपके रिस्क को मेजर करती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप टुडे प्राइस की बात करते हैं, मटेरियल प्राइस देख लें, ठीक है। तो टुडे मटेरियल प्राइस जो होगा जब आप, और फ्यूचर का जो मटेरियल प्राइस होगा वो तो सेम नहीं रहेगा। फ्यूचर जो होता है अनप्रडिक्टेबल होता है, ठीक है ना, मटेरियल के लिहाज से भी देख सकते हैं, लेबर के लिहाज से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, फॉरकास्टिंग जो होता है आप में, फॉरकास्टिंग में अनसर्टेनिटीज़ बहुत पाई जाती है। देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग यूजेज एंड प्राइस, ठीक है। अनसर्टेनिटी किसके लिहाज से होती है, यूजेज के लिहाज से भी हो सकती है, प्राइस के लिहाज से भी हो सकती है। स्पेशली ट्रू फॉर मटेरियल एंड लेबर, जिस तरह मैंने कहा, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, द मोर स्टैंडर्डाइज द प्रोजेक्ट एंड कंपोनेंट द लोअर द अनसर्टेनिटी। जितना आपका प्रोजेक्ट जो होगा, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन जब होगा, प्रोजेक्ट बजट एस्टिमेशन जो होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होगा, ठीक है ना, तो उतना ही अनसर्टेनिटीज़ क्या होगी, कम होगी। अब अनसर्टेनिटीज़ जो होती हैं, एक्सपीरियंस जो होगा, कहते हैं कि द मोर एक्सपीरियंस द कॉस्ट एस्टिमेटर द लोअर द अनसर्टेनिटी, क्योंकि उसमें जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, उसकी कॉस्ट की बात करते हैं, तो डिफरेंट को फ्यूचर के लिहाज से जो होती हैं प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो जितना आपका कॉस्ट एस्टिमेटर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा, ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, ठीक है, उसके पास पास डेटा अगर ज़्यादा मतलब वैलिड डेटा होगा, ठीक है, तो इस लिहाज से आपकी अनसर्टेनिटी उस प्रोजेक्ट के हवाले से कम हो सकती है, बजट की अनसर्टेनिटी जो होती है वो कम हो सकती है, ठीक है ना, सही है। तो ये एस्टिमेशन के लिहाज से। अब आते हैं रूल ऑफ थंब की तरफ। रूल ऑफ थंब बेसिकली क्या होता है, सम एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड बाय रूल ऑफ थंब, ठीक है ना। रूल ऑफ थंब जो होती है हमारे पास स्टैंडर्ड को डिफाइन करती हैं, ठीक है ना। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए फॉर एग्जांपल स्क्वायर फीट यूज़ किया जाता है। अब स्क्वायर फीट जो है एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, रूल ऑफ थंब है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह प्रिंटिंग कॉस्ट बाय नंबर ऑफ द पेजेस, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आप प्रिंटिंग कर रहे हो तो जितनी आपकी नंबर ऑफ पेजेस होंगी उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ईजिली मेजर की जाती है बाय रूल ऑफ थंब। जैसे कि ना लॉन केयर कॉस्ट बाय स्क्वायर फीट ऑफ द लॉन, ठीक है ना, लॉन केयर की जो होती है उसकी कॉस्ट आप स्क्वायर फीट से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर फीट होगी या नंबर ऑफ पेजेस जो होते हैं ये क्या कहलाती है, मार्केट में एक रूल ऑफ थंब बन जाती है, ठीक है ना, जो कि स्टैंडर्ड बन जा कहलाती है। अब ये रूल ऑफ थंब जो होती है, दीज रूल ऑफ थंब में बी एडजस्टेड फॉर स्पेशल कंडीशन, ठीक है। ये स्पेशल कंडीशन में रूल ऑफ थंब जो होती है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग की बात करते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप 10 पेजेस जो होगी फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी, सपोज करते हैं कि 5 पर पेज आपकी कॉस्ट आती है, लेकिन अगर वही पेजेस जो होती हैं, फॉर एग्जांपल आप थीसिस के लिए प्रिंट करते हो, 500 पेजेस प्रिंट करते हो, तो उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है, एडजस्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू स्पेशल कंडीशन। 5 पर पेज की जगह 3 पर पेज हो सकता है, 3.5 हो सकता है, ठीक है। तो ये रूल ऑफ थंब जो होता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल कंडीशन जो होता है एडजस्ट हो सकता है। सो दिस इज स्टिल ईजियर देन स्टार्टिंग द एस्टिमेटिंग फ्रॉम द स्क्रैच। एस्टिमेटिंग बजटिंग इज डिफिकल्ट का बात हियर में भी नॉट कहते हैं मे नॉट बी एज मच हिस्टोरिकल डेटा और नन एट ऑल। फॉर एग्जांपल अगर हम बजटिंग एस्टिमेटिंग की बात करते हैं तो इतना ये इजी टास्क नहीं होता। आप जितना आपका प्रोजेक्ट लार्ज होता है, जितना आपका प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, उतनी ही बजटिंग
कैलकुलेटिंग बजटिंग एस्टिमेटिंग डिफिकल्ट होती है, ठीक है। इवन विद सिमिलर प्रोजेक्ट देयर में बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अगर आप सेम प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। सेम प्रोजेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल एक टेन्योर में एक टाइम पीरियड में जो कॉस्ट होता है वो कंपेयर टू द सेकेंड टाइम पीरियड जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो मेनी पीपल हैव इनपुट टू द बजट, ठीक है ना, समझ आ रही है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन जो होता है सॉरी प्रोजेक्ट में बजटिंग एस्टिमेशन जो होता है, दिस इज़ नॉट ईजी ए टास्क, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है ना। उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, समझ आ रही है। उसके लिए आपके पास फ्यूचर अपडेट मार्केट अपडेट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बजटिंग एस्टिमेशन के हवाले से कुछ बेसिक थी। इसके बाद इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ बजटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।